नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो IAS पर। मैं आपका अपना विनोद नगर एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बैठकर कुछ चीज़ों को पढ़ाने वाला हूं। ऐसा ये समझिए आप कि मैं जनरल एक डिस्कशन के फॉर्म में चीज़ों को समझाने वाला हूँ। मतलब एक जनरल डिस्कशन में चीज़ों का करने वाला हूँ आपके साथ। और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा आज का लेक्चर है, ये लेक्चर स्पेशली मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है। एमपी की जो हमारी सीरीज चल रही है, पर्यटन स्थलों की जो सीरीज चल रही है, उसके साथ मैं एक पैरेलल एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो आपको साथ साथ में पैरेलल करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिन टॉपिक्स को लेकर बात करने वाला हूं वो उन्हीं टॉपिक्स के आगे के टॉपिक्स हैं। लेकिन आपको बेसिकली कॉपी पेन लेकर बैठना है और अगर जो चीज मैं बोल रहा हूं उन चीजों में बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्योंकि मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश पढ़ाते समय कि मैं आपको मेंस के अप्रोच के हिसाब से पूरा एमपी पढ़ा दूं। ये मेरा प्रयास चल रहा है और मैं उसी प्रयास को लेकर आगे बढ़ भी रहा हूं मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से आप लोग लेक्चर्स को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे विश्वास है आपको मजा भी काफी ज्यादा लेक्चर्स में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो जो चीजें हमारी हो गई हैं उससे आगे मैं चीजों को बढ़ाता हूं। लास्ट के लेक्चर में मैंने जो छोड़ा था, मैंने वो छोड़ा था ओमकारेश्वर पर। महेश्वर मैंने पढ़ा दिया था, मैंने ओमकारेश्वर के आसपास चीजों को आकर छोड़ा था। अब ओमकारेश्वर की अगर बात करें तो ओमकारेश्वर कुछ हम आगे पढ़ेंगे। मैंने उसको थोड़ा ही कुछ चीजों के बारे में वहां पढ़ाया था, लेकिन मैं उसको भी पूरा डिटेल में आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। उसके बाद हम आगे उसमें बढ़ते हैं। देखिए, पर्यटन स्थलों की बात करें तो ओमकारेश्वर निमाड़ का एक पर्यटन स्थल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो इंदौर संभाग के जिले हैं, इंदौर संभाग के जिलों में बेसिकली अधिकांशता जो पार्ट है, धार को छोड़ दिया जाए और इंदौर खुद को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांशता जो जिले हैं उनका पूरा पार्ट किसमें आता है? निमाड़ में आता है। ठीक है, अब आगे जब ज्योग्राफी का लेक्चर में आपको लूंगा तो मध्य प्रदेश में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक तो पूर्वी निमाड़ और एक पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ खंडवा, ठीक है, इज दैट क्लियर? बुरहानपुर, ये किसमें आते हैं? पूर्वी निमाड़ में आते हैं। बड़वानी, ठीक है, खरगोन, ये कौन से निमाड़ में आते हैं? ये पश्चिमी निमाड़ में आते हैं। तो मैंने महेश्वर आपको पढ़ाया था, कौन से जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। लेकिन ओमकारेश्वर खरगोन जिले में नहीं। ओमकारेश्वर कौन से जिले में है? खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर भी नर्मदा के किनारे पर ही बसा हुआ है, ध्यान रहे। ओमकारेश्वर भी कहां पर बसा हुआ है? नर्मदा के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2 ही जगहों पर ज्योतिर्लिंग है। उसमें से एक जगह कौन सी है आपकी? ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में भी जो है ज्योतिर्लिंग पाया जाता है और मांधाता श्रेणी का ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में पाया जाता है। जिस श्रेणी का जिस ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है वो श्रेणी कौन सी है? मांधाता श्रेणी है। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो मांधाता श्रेणी का ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां बात करें तो ओमकारेश्वर जो है पूरा आयरलैंड पर बसा हुआ है। मतलब वहां एक आयरलैंड है, बेसिकली वो नदी द्वीप है। जैसे बात करेंगे तो एक रिवर आयरलैंड है, जैसे कि आपने माजुली सुना होगा। ठीक है, माजुली क्या है? लार्जेस्ट रिवर आयरलैंड है। इसी तरीके से जो ओमकारेश्वर भी है वो भी एक रिवर आयरलैंड है और वो रिवर आयरलैंड नर्मदा पर है। तो रिवर आयरलैंड कैसे बना वो? क्योंकि वहां पर 2 नदियों का संगम है। एक नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है जो विंध्याचल पर्वतमालाओं से ही निकलती है वहीं, और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है, उस सहायक नदी का नाम है कावेरी। ध्यान रहे, कावेरी ये दक्षिण वाली कावेरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मध्य प्रदेश की कावेरी की बात कर रहा हूं। वो जो किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक है। वो उसी जगह पर वहां पर मिलती है। तो बेसिकली देखिए, बीच में ऐसी जगह होती है और इधर से कावेरी आती है, इधर से नर्मदा जाती है ना, दोनों इस संगम पर मिलती है। तो कहेंगे नर्मदा और कावेरी का जो संगम है वो भी कहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा? ओमकारेश्वर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, संगम को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग वहां पर्यटक जाते भी हैं और एक आस्था का केंद्र तो ओमकारेश्वर है ही। और काफी प्राचीन नगर मध्य प्रदेश का माना गया है और इस नगर को सन 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने पवित्र नगर की संज्ञा भी दी है। पवित्र नगर जो है घोषित कर दिया है। कब? 2005 में। तो महत्वपूर्ण बातें एक बार जो फैक्चुअल कंटेंट है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन सा जिला है? खंडवा जिला है। मांधाता श्रेणी का ज्योतिर्लिंग यहां पर है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो घूमने वाली जगह है वो है 24 अवतार मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, ठीक है, मार्कंडेय आश्रम और ममलेश्वर महादेव मंदिर। ये यहाँ पर मेनली घूमने के प्लेसेस हैं। ठीक, और अगर कोई पूछ ले कि ओल्ड नेम इसका क्या है ओमकारेश्वर का, तो ओल्ड नेम क्या आएगा? वही मांधाता ही यहाँ पर आएगा। तो ध्यान रहे, इट इज एन आयरलैंड कॉल्ड मांधाता। ठीक, इज दैट क्लियर? in the Narmada river at Khandwa district in MP. There are the main temples of Lord Shiva. यहाँ पर मेन टेम्पल किसका? लॉर्ड शिवा का है।
ठीक है, हेयर टू बी ओमकारेश्वर, हुज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ ओमकार और द लॉर्ड ऑफ द ओम वर्ड इज जो है वो एब्जॉर्ड है। वन टू ममलेश्वर, ठीक है, मतलब इमोर्टल लॉर्ड सॉरी। तो ममलेश्वर की अगर बात करोगे तो ममलेश्वर महादेव किससे रिलेटेड है? इमोर्टल लॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए आप, मेन जो इसमें कंसेप्ट है वो विंध्याचल माउंटेन रेंज पर स्थित है, मतलब विंध्याचल पर्वतमालाओं पर ही ये स्थित है। यहां पर जो आदि शंकरा है, आदि शंकराचार्य जो रहे हैं, तो आदि शंकरास केव यहां पर है, मतलब यहां पर आपको आदि शंकराचार्य की गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा कावेरी की जो संगम है वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। तो ये मेन बातें ओमकारेश्वर के बारे में है जो आपको कहीं ना कहीं बेसिकली ध्यान रखनी है। तो ये पिछले लेक्चर में भी हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट इसको आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा पर्यटन स्थल है वो हमारा पर्यटन स्थल आता है ग्वालियर। बेहद इंपॉर्टेंट, यहां से मेंस के एग्जामिनेशंस में भी और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ग्वालियर से रिलेटेड। एक तो इसकी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं और पर्यटन स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो देखिए साथियों, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, जो जितने वनडे एग्जामिनेशन एमपी से रिलेटेड होते हैं उनमें यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो काफी ज्यादा डेप्थ इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है ये, बैठकर पढ़ाने वाला और एक बातचीत के माध्यम से पढ़ाने वाला। आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। और बेसिकली रोज रोज मैं इसी स्टाइल में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पर ही चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ नया करना चाहिए। और देखता हूँ आपको समझ में आता है नहीं आता है, मैं उस हिसाब से चीज़ों को सोचकर पढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वैसे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और जो नया मेरा एक्सपेरिमेंट है उसको भी आप काफ़ी सराहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ। तो देखिए अगला हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। देखिए ग्वालियर जो है एक बेसिकली बहुत अपने आप में काफी ज्यादा फेमस प्लेस रहा है हिस्ट्री से लगाकर आज तक। और ग्वालियर का किला तो आपको पता ही है, बाबर ने उसको किलों का रत्न मतलब कहा है, और किलों का रत्न ही मेरे ख्याल से वो जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट जो है वो कहा जाता है। तो अपने आप में काफी फेमस वहां का किला रहा है। उस किले के अंदर जो भी महल है, जो भी मंदिर बने हुए हैं, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है ग्वालियर है, ऐतिहासिक नगरी है। आर्ट एंड कल्चर में बड़ा योगदान है यहाँ का, ग्वालियर का भी और जबलपुर का भी तो खैर है ही। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में बात करते हैं चीजों को। तो देखिए जो ग्वालियर का किला है तो पहले ग्वालियर के प्राचीन नाम क्या है हम वो पहले देखते हैं। ग्वालियर के प्राचीन नाम आप नोट करिएगा, गोपराष्ट्र, गोवर्धनपुर, गोपाझा, ठीक है, गोपाद्री और गोपांचल है। ये ग्वालियर के कौन सा नाम है? ओल्ड नाम है। और मध्य भारत के समय से इसको मध्य भारत की प्राचीन राजधानी माना गया है। और ऐतिहासिक जो नगर है वो किस किस से रिलेटेड रहा है? परिहार, कुशवाहा, तोमर, इन राजवंशों की विशेष तौर पर यह राजधानी भी रहा है। कौन? ग्वालियर। ठीक, अब हम बात करते हैं। ग्वालियर में एक गौरवशील अतीत की झलक आपको देखने के लिए मिलती है। ये मेंस के आंसर आर्टिकल्स थोड़ी मैं बातें बता रहा हूँ। एक गौरवशील जो अतीत भारत का रहा है और जो मध्य प्रदेश का भी जो गौरवशील अतीत रहा है, उस गौरवशील अतीत की झलक आपको ग्वालियर से देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर महल, मंदिर, स्मारक विशेष तौर पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और कहीं ना कहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अगर बोलना चाहूं तो भारतीय संगीत का प्रमुख केंद्र ग्वालियर रहा है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तो जबरदस्त केंद्र एक भारतीय संगीत का ये रहा है। और अपने आप में मैं कहूंगा कि मुझे जहां तक लगता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, मुगल काल के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको, जब आप मुगल राजवंश पढ़ेंगे, जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो उसमें ग्वालियर का महत्व आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा ग्वालियर का महत्व रहा है। ठीक है, हालांकि मैं उधर आपको आज लेकर नहीं जाऊंगा, उतना डेप्थ में आपको आज लेकर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बेसिकली मेंस के अप्रोच से ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो शहर है भारतीय संगीत का प्रमुख केंद्र रहा है, तानसेन से संबंधित है। तानसेन आपको अपने नाम सुना ही होगा, संगीत सम्राट हमारे, उनसे रिलेटेड रहा है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी जगह है और कौन कौन से व्यक्तित्व यहाँ से बहुत ज्यादा फेमस है, उनके बारे में हम बेसिकली चर्चा आज करने वाले हैं। तो देखिए, मैं ग्वालियर से रिलेटेड किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं वो सुनिए आप। एक तो ग्वालियर का किला, ग्वालियर दुर्ग मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तानसेन की समाधि और तानसेन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रहे, ग्वालियर दुर्ग, तानसेन की समाधि, तानसेन खुद, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मोहम्मद गोश का मकबरा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जयविलास महल और संग्रहालय में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दो व्यक्तित्व यहाँ पर आपको आज पढ़ने भी होंगे ग्वालियर से रिलेटेड, एक तो तानसेन और दूसरा
रानी लक्ष्मीबाई। इन दोनों का वर्णन भी मैं आपको आज के लेक्चर में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण जो है उसका श्रेय जाता है जो आपका मैं कहूं कछवाहा वंश जो है, कछवाहा वंश से रिलेटेड जो राजा सूरज सेन रहे हैं उनको इसके निर्माण की नींव डालने का श्रेय जाता है। लेकिन इसका जो पूरा निर्माण कार्य, उसका जो पूरा विकास आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा तोमर डायनेस्टी में, तोमर वंश के काल में मिलेगा। और जबरदस्त तोमर वंश का यहाँ से इतिहास जो है रिलेटेड रहा है। तो आपने नाम सुना होगा जो मानसिंह तोमर जी हैं, मानसिंह तोमर के शासनकाल में जो किला है उसका पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट माना जाता है। तो पूरी लाइन आप समझिएगा फिर से। जो ग्वालियर दुर्ग है उसकी नींव डालने का श्रेय, उसको बनाने का, प्रारंभ में कार्य करने का श्रेय जो जाता है वो सूरज सेन। कौन सा डायनेस्टी? कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा वंश से रिलेटेड। लेकिन जो एक और राजा तोमर वंश से रिलेटेड, कौन? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसका जो है निर्माण कंप्लीट होने का जो है बात जो है सामने आती है। बाबर ने इसको किलो का रत्न कहा है, पहले ही बता चुका हूं। जिब्राल्टर ऑफ दी फोर्ट जो है ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गोपांचल पर्वत पर बना हुआ है। जिस पर्वत पर ये बना हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बेसिकली गोपांचल पर्वत पर ये बना हुआ है। गोपांचल पर्वत पर इस आकृति में बना हुआ है। आप गूगल करिएगा उसको, आपको देखने के लिए मिलेगा। बेहद अभेद किला, जबरदस्त सुरक्षा वाला किला ग्वालियर फोर्ट को माना जाता है। ठीक है, कुछ दुर्ग जबरदस्त फेमस है इंडिया में सुरक्षा के मामले में, जो पहाड़ों पर्वतों पर बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जब आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और एक और वहां पर राजस्थान में बहुत फेमस है जो राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है, आपने कभी सुना हो तो, कौन सा? रणथंबोर का किला। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर किला, ग्वालियर दुर्ग, बहुत फेमस हिस्ट्री इनकी रही है, बहुत मजेदार हिस्ट्री इनकी रही है। तो दो चीज यहां पर रिलेटेड है, सूरज सेन और कौन? मानसिंह तोमर जी। ठीक है, दो यहां पर मैंने आपको रिलेटेड बताए हैं। अब आप देखिए, जो किला है मानसिंह तोमर के शासनकाल में, ये माने कि 15 से 16 सेंचुरी के आसपास कंप्लीट इसको माना गया है। जो किला है पर्टिकुलर, ये जो किला बना हुआ है विशेष तौर पर ये किला सैंडस्टोन से बना हुआ है ना? किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से बना हुआ किला है। और इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारों पर जैन मूर्तियों की झलक आपको विशेष तौर पर दिखाई देगी। ठीक है, जैन मूर्तियां जो है वो आपको मिलेंगी और दीवारें इसकी काफी कलात्मक ढंग से बनाई गई हैं। अब आप देखिए इस किले के अंदर स्पेशली क्या क्या चीजें हैं। इस किले के अंदर मान मंदिर महल है, नोट करते चलिएगा। मान मंदिर महल इस किले के अंदर है। तेली का मंदिर इस किले के अंदर है। सास बहू का मंदिर इस किले के अंदर है। गुजरी महल इस किले के अंदर है। ठीक है, कर्ण मंदिर इस किले के अंदर है। ध्यान रखिएगा, मान मंदिर महल, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल और कर्ण मंदिर। अब यहाँ पर जो फेमस जो महल है जिनके बारे में काफी चर्चाएं जो हैं इतिहास में आपको देखने के लिए मिलती हैं, उनका बेसिकली मैं थोड़ा सा वर्णन आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुजरी महल की, है ना? सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? गुजरी महल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो गुजरी महल है इस किले के अंदर, उसका निर्माण किसने कराया? पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, गुजरी महल का निर्माण कराया था मानसिंह तोमर ने। आप समझिए, जिस तरीके से शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी तरीके से ये भी एक प्रेम कहानी है जो जुड़ी हुई है गुजरी महल से। मानसिंह तोमर की पत्नी है जिनका नाम गुजरी महल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनका मूल नाम जो था उनका मूल नाम निन्नी कर था। निन्नी उनका मूल नाम था, मानसिंह तोमर की पत्नी का नाम। और जब निन्नी से उन्होंने विवाह किया तो उनका जो नाम उन्होंने दिया वो दिया मृगनयनी। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने उनका नाम मृगनयनी दिया। और वो उससे इतने प्रभावित रहे, सुंदरता से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि मृगनयनी को आगे चलकर उन्होंने एक उनके याद में जो है महल बनवा दिया, और वो महल था गुजरी महल। उसको नाम दिया गया गुजरी महल। तो गुजरी महल का निर्माण बेसिकली जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मानसिंह तोमर से जुड़ा हुआ है। मानसिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था और मृगनयनी की याद में करवाया था। उनकी पत्नी जो थी उनकी याद में जो है उन्होंने निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि जो गुजरी जी जो थी वो सांक नदी की पूजा किया करती थी, और गुजरी महल जो है उससे संबंध कहेंगे सांक नदी का जो है वो माना गया है। सांक नदी जो है उससे संबंधित रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरी महल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो है गुजरी महल के बाद तेली का मंदिर। तेली के मंदिर का निर्माण का श्रेय जाता है प्रतिहार शासक मिहिर भोज को। ध्यान नोट करिएगा, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, बार बार बोल रहा हूं, तेली का मंदिर। ठीक, उसके अलावा सास बहू का मंदिर, सास बहू के मंदिर का निर्माण का श्रेय जाता है महिपाल जो है राजा रहे हैं कछवाहा वंश के, उनको जो है सास बहू के मंदिर का निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मेन मंदिर है उनका जो निर्माण हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। थोड़ा सा मैं आगे इसमें कुछ चीजें और आपको बता दूं जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। मान मंदिर, मान मंदिर राजा मानसिंह तोमर द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, मान मंदिर का निर्माण। और जो औरंगजेब है,
कहा जाता है कि मान मंदिर के अंदर औरंगजेब ने अपना जो भाई है मुराद उसको कैद कर रखा हुआ था और मुराद की मृत्यु यहीं पर मानी गई है ना, ध्यान रहे औरंगजेब के समय। और बढ़िया सा महल ये है। और उसका सात बहू का मंदिर तो मैं आपको बता ही चुका हूं किसने बनवाया है, महिपाल जी ने बनवाया है। इसके अलावा तेली का मंदिर मैंने बता दिया है आपको। और तेली का मंदिर का नाम तेली क्यों पड़ा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है। तो जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, उन्होंने ग्वालियर के किले में 8वीं शताब्दी पर अधिकार किया और इस मंदिर में पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना करने के बाद इस मंदिर को उन्होंने तेलंग ब्राह्मणों को सौंप दिया और वहीं से इसका नाम जो है पड़ा तेली का मंदिर। ठीक, तो ग्वालियर दुर्ग की बात यहां पर कंप्लीट होती है। अब ग्वालियर दुर्ग के बाद में आगे बढ़ूं तो ये कुछ चीजों में, तो यहां पर है तानसेन की समाधि। किसकी समाधि की बात मैं करूं, तानसेन की समाधि की मैं बात करूं तो तानसेन की समाधि कहां पर है, ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन सम्मान समारोह जो है उसका प्रारंभ 1980 में मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी कहां होता है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी होता है ग्वालियर में ही। आपको थोड़ा सा साथियों तानसेन के बारे में जानना चाहिए। तानसेन की समाधि यहां पर है तो तानसेन के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होनी ही चाहिए कि तानसेन कौन थे, किस चीज से रिलेटेड वो हैं, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तानसेन के जन्म के बारे में विशेष तौर पर कोई खास इंफॉर्मेशन इतिहास में देखने के लिए आपको मिलती नहीं है। किंवदंतियों, जनश्रुतियों के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो 1506 के आसपास ये माना जाता है कि ग्वालियर के बेहट के आसपास जो है, ग्वालियर के बेहट में इनका जन्म हुआ है तानसेन का। और इनका जो बचपन का नाम है वो रामतनु पांडे करके रहा है और बाद में इनका नाम जो है तन्ना मिश्रा जो है वो भी नाम हुआ। लेकिन जब ये रीवा नरेश रामचंद्र, ध्यान से सुनिएगा नाम को, रीवा नरेश रामचंद्र, आप मध्य प्रदेश के इतिहास से पढ़ेंगे, जब मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें आप बिल्कुल पढ़ेंगे कि कौन से नरेश है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिलेटेड बात है इसलिए मैं आपको बता दूं कि रीवा नरेश जो रामचंद्र हैं, रीवा नरेश रामचंद्र ने इनको तानसेन की उपाधि दी थी। किसको, तानसेन जी को। और तानसेन जो है उनके जो प्रमुख गुरु हैं, जो बेजू है स्वामी हरदास, वो इनके संपर्क में आए और स्वामी हरदास से उन्होंने वृंदावन में शिक्षा प्राप्त की। और ग्वालियर में एक सूफी संत मोहम्मद घोष है और सूफी संत मोहम्मद घोष का मकबरा भी कहां पर है, ग्वालियर में है। तो सूफी संत मोहम्मद घोष के संपर्क में आए और सूफी संत मोहम्मद घोष के साथ ये ग्वालियर में रहे, उनसे भी इन्होंने काफी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। इसीलिए जो है इनकी समाधि जो है सूफी संत मोहम्मद घोष की समाधि के निकट ही ग्वालियर में बनाई गई है ना। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा मैं बोलकर समझा रहा हूं, बोर्ड वर्क नहीं हो रहा है इसलिए मे भी आपको समस्या आ सकती है, बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा आप प्लीज एडजस्ट करिएगा और कोशिश ध्यान से सुनकर आप लिखने का प्रयास आज करिएगा। मैं चाहता हूं कि नया प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप सुनकर चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनकर चीज़ों को याद रखते हैं तो कई बार आपको फुल फ्लेश कॉन्सेंट्रेट कुछ ज़्यादा ही आपको करना पड़ता है और उस स्थिति में चीज़ें आपको कई सारी याद भी रहती हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं रहती है। तो थोड़ा सा आप करिएगा एडजस्ट आज। खैर बोर्ड तो मेरे पीछे ही है, मैं चाहूँ तो बोर्ड पर भी आपको अभी चाहूँ तो वीडियो बना मतलब चौक उठाकर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को इसी तरीके से आज देखें। बढ़ते हैं आगे इसी में। अब देखिए आप, ये किस किस के दरबार में रहे, पहले तो रामचंद्र, पहले बताया मैंने, उनके दरबार में रहे। यहां से अकबर के दरबार में पहुंचे और अकबर ने इनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ठीक है, ध्रुपद शैली के लिए विख्यात है। ये जो ध्रुपद शैली है, ध्रुपद जो शैली रही उसके लिए विख्यात ये कवि रहे और इसलिए इनको नवरत्नों में शामिल जो है किया गया था। और दीपक राग और भैरव राग में तो इनको काफी जो है प्रसिद्धि प्राप्त है। किसको, तानसेन को। और कुछ प्रसिद्ध इनके पसंदीदा दरबारी राग रहे हैं तानसेन के। यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है मेंस के एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तानसेन पर टिप्पणी आ सकती है 5 नंबर में सीधे सीधे लिखने के लिए, क्योंकि 2020 के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं चीजें आपको बताऊं तो दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हाड़ा, मियाँ की सारंग, ध्यान सुनिएगा, दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हाड़ा और मियाँ की सारंग, ये तानसेन के पसंदीदा दरबारी राग थे। और इसी क्रम में तानसेन ने कुछ रचनाएं भी की, कुछ संगीत ग्रंथ इन्होंने रचे। और संगीत ग्रंथ में 3 संगीत ग्रंथ बहुत ज्यादा फेमस इनके हैं। पहला है संगीत सार, और दूसरा है संगीत माला, और थर्ड है श्री गणेश। संगीत सार, संगीत माला और श्री गणेश, ये जो है तीनों के तीनों इनके संगीत ग्रंथ रहे हैं। मकबरा मैंने बता ही दिया है, ग्वालियर में इनका रहा है। मध्य प्रदेश ने, फिर से बता देता हूं, 1980 में तानसेन सम्मान का आयोजन प्रारंभ किया और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी कहां होता है साथियों, ग्वालियर में ही होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर का दुर्ग आपको समझ में आया होगा, ग्वालियर के दुर्गों को मैंने बता दिया, तानसेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मोहम्मद घोष का मकबरा कहां है, तो वो भी कहां पर है, ग्वालियर में ही है। जयविलास महल और संग्रहालय भी कहां पर है, ग्वालियर में ही। जयविलास महल किससे, कौन सा वंश से रिलेटेड, सिंधिया वंश से रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहां पर देखने के लिए आपको मिलेगी? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको ग्वालियर में ही देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से तानसेन के बारे में मैंने आपको समझाया है, उसी तरीके से मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। देखिए यहां पर दो चीजें कवर होते हुए चल रही हैं। इतिहास के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो भी आपके मैं कवर करा रहा हूं कि तानसेन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, टिप्पणी आप तानसेन पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो आई होप आप उनके बारे में भी शॉर्ट नोट जो है तैयार कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जबरदस्त, मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम, एक बहुत मैं कह सकता हूं कम उम्र में बहुत बड़ी वीरांगना और साहसी युवती और महिलाएं जो है रही हैं भारतीय इतिहास में। इनकी अपनी एक झलक है भारतीय इतिहास में और काफी बड़ा इनका अपना एक महत्व है इंडिया के मतलब हिस्ट्री में, और काफी ज्यादा मूवीज भी इन पर बनी हुई हैं, कुछ सीरियल्स भी इन पर बने हुए हैं झांसी की रानी पर, और कई सारी कविताएं और मतलब कई सारी कहानियां जो हैं इनकी कहानियां मतलब इससे रिलेटेड जो कहानियां हैं इनकी कहानियां आपको बताएंगी और इनकी वीरता के चर्चे जो हैं वो सुनाती हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में इनकी समाधि है, कैसे रिलेटेड रही हैं? मराठा शासित जो झांसी राज्य है उसकी रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में माना जाता है 1835 में। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका रहा है और मनु के नाम से इनको लोग जानते थे, ठीक है। और अगर मैं कहूं तो इनका जो विवाह है वो 1842 में गंगाधर राव झांसी के राजा के साथ हुआ, लेकिन 1853 में इनके पुत्र और पति दोनों का ही देहांत हो गया। ध्यान है, पुत्र का भी देहांत हो गया और पति का भी देहांत हो गया। और फिर उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया, ठीक है, मतलब एक पुत्र को गोद ले लिया जो इनका दत्तक पुत्र कहलाया, उसको इन्होंने गोद लिया। और उसी समय जब दत्तक पुत्र को गोद लिया तो आपको पता होगा कि जब 1853 के आसपास जब इनके पुत्र और पति की मृत्यु हो गई तो 1853 में ही भारत में कौन था जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी किस लिए फेमस है? अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अपनी साम्राज्यवाद की नीति, अपने जो विस्तारवाद की नीति है, जो अपने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इंडिया में जो हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो भारत में इंडिया में चल रहा था, उसकी मिसाल जो है कायम की लॉर्ड डलहौजी ने साहब। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो उस समय अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा था और अधिकांशतः भारतीय राज्यों को सीधे ब्रिटिश प्रांत में मिलाने में लगा हुआ था और सीधे ब्रिटिश प्रांत के हैंड ओवर करने में वो लगा हुआ था। तो इसी क्रम में उसकी नजर गई झांसी पर, क्योंकि बेसिकली झांसी की ज्योग्राफी जो है और जो ग्वालियर वाला एरिया है वो पूरा एक मैं कहूंगा कि जबरदस्त एरिया है। अगर वहां पर किसी का राज अगर है तो वो आसपास के क्षेत्र को बेहद अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उसके आसपास का क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं अगर सीधा वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है तो काफी बड़ा इकोनॉमिकली भी उनको एक बेनिफिट मिलेगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी की हड़प नीति को आगे बढ़ाते हुए डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके दत्तक पुत्र को उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि रानी लक्ष्मीबाई का कोई जो है रियल पुत्र नहीं है, और जब रियल पुत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं जो दत्तक पुत्र है हम उसको उनका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, और इस हिसाब से जो है झांसी जो है आने वाले समय में अब जो है ब्रिटिश शासन जो है उसका सीधा एक जो है भाग बनेगा। मतलब हम उसे देशी रियासत का दर्जा, प्रिंसली स्टेट का दर्जा हम नहीं देंगे और हम उसको सीधे हमारा हैंड ओवर कर काम करेंगे। अब ये बात रानी लक्ष्मीबाई को जो है बड़ी बुरी लगी और उसमें अपने आत्मसम्मान पर जो है ठेस उनको मतलब उन्होंने सोचा कि लगेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी आसानी से तो हम नहीं देंगे, हम युद्ध लड़कर मरेंगे, मर जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, मार डालेंगे तुम्हें, लेकिन कहीं देंगे नहीं हम झांसी को। तो इसी क्रम में उन्होंने जो युद्ध करने का फैसला लिया, और जब युद्ध करने का फैसला लिया तो उत्तराधिकारी ना होने की वजह से उन्होंने खुद ने तलवार उठाई और अपनी वीरता का जो है परिचय दिया, और 1857 की क्रांति जो है छिड़ी। तो 1857 की क्रांति में अपने इन्होंने लोहा मनवाया और जनरल हिरोज से इन्होंने लड़ाई लड़ी जो है। और जब जनरल हिरोज से इनकी लड़ाई हुई तो उस समय ये सब पराजित हुई। कालपी एक जगह है वहां पर ये चली गई, और उसके बाद तात्या टोपे को साथ लेकर इन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण किया, और ग्वालियर पर आक्रमण करते किया इन्होंने। और वहां पर जब इनको युद्ध आगे हुआ तो युद्ध आगे होते हुए ये वीरांगना जो है वीरगति को प्राप्त हुई, और उसी क्रम में जो है इनकी फिर समाधि जो है ग्वालियर में ही बनाई गई। काफी मैं शॉर्ट पे मैंने थोड़ा समझाया है आपको, लेकिन मैंने एक नॉर्मली चीजें जो है मेरी इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने का जो है प्रयास किया है। तो मेरे ख्याल से ग्वालियर का इतिहास आपको समझ में आया होगा, और ग्वालियर में जो पर्यटन स्थल है वो भी आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा इतिहास से जोड़कर मैंने चीजों को यहाँ समझाया है। मैं 2 मिनट में एक बार ब्रीफ आपको समझा दूं, ठीक है। ग्वालियर महल मंदिर स्मारक, गौरवपूर्ण इतिहास इसका रहा है। भारतीय संगीत का प्रमुख केंद्र है, तानसेन से संबंधित ये नगर रहा है, तानसेन की समाधि यहाँ पर है। ग्वालियर किला यहाँ पर बेहद फेमस है, और ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन और तोमर वंश के राजा जो है कौन
मानसिंह तोमर, उससे रिलेटेड ये रहा है। ठीक है, यहाँ आपकी जो दीवार है उन पर जैन मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस किले के अंदर मान मंदिर जिसका निर्माण कहीं ना कहीं मानसिंह तोमर, गुजरी महल जिसका निर्माण भी मानसिंह तोमर, गुजरी महल मृगनयनी से संबंधित, तेली का मंदिर इसके अंदर है, प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया, शास बहू का मंदिर इसके अंदर है, कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने इसका निर्माण करवाया, कर्ण मंदिर इसके अंदर है जिसका निर्माण कीर्ति सिंह तोमर वंश के राजा ने करवाया। ठीक है, सैंडस्टोन से बना हुआ पूरा ये क्या बोलते हैं दुर्ग है। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं, कौन कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड रहा है, कौन कौन से राजवंश से रिलेटेड रहा है। तो कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा वंश, तोमर डायनेस्टी से रिलेटेड रहा है। उसके बाद मुगल, ठीक है, मुगलों में औरंगजेब, विशेष तौर पर औरंगजेब ने मान मंदिर के अंदर ही मुराद को कैद किया अपने भाई को और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। मराठा एम्पायर से रिलेटेड रहा है, ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड रहा है। उसका बाद ये सॉवरेन मोनार्की बना। ठीक है, और सॉवरेन मोनार्की बाद 1947-48 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ 1948 में शामिल हो गया। तानसेन की समाधि पहले ही बता चुका हूं, मोहम्मद गोश का मकबरा यहां पर है। ठीक, जयविलास महल और संग्रहालय यहां पर है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहां पर है, और रानी लक्ष्मीबाई और तानसेन दोनों का वर्णन जो मैं आपको अभी अभी समझा चुका हूं। इज दैट क्लियर? आई होप साथियों आप इतना पूरा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव पर जब हम पहुंचेंगे तो मैं बात करूंगा बेहद इंपॉर्टेंट जगह जिसका वापस अपना भारतीय इतिहास में जबरदस्त रोल रहा है, वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है, जबरदस्त किला, अगर आप देखेंगे उसको तो आपको मजे आ जाएंगे। और जो उसका गौरवपूर्ण इतिहास जब आप जानेंगे और जब आप जानेंगे कि दक्कन की चाबी, दक्कन का प्रवेश द्वार ये किला रहा है, आपको गजब मजा आएगा कि जो है इसको जीतने के बाद दक्कन की चाबी खुलती थी। मतलब दक्कन अगर जीतना है, अगर आप, एक मूवी भी हाल ही में आई थी अजय देवगन की, अगर आपने देखी हो तो, तानाजी, बेहद ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, अच्छा अभिनय है उसमें अजय देवगन का। बहुत सारे लोग फैन भी होंगे उसके, मैं भी एक फैन हूँ, ऐसा नहीं है मूवी फैन से मतलब हवा करने वाला नहीं। जनरली एक मूवीज को जरूरी है, हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह देखना चाहिए, काफी कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिल जाती है। हालांकि मूवी में मसाला भी काफी कुछ डाल दिया जाता है, जो नहीं होता कई बार वो चीजें भी दिखा दी जाती है। लेकिन जब अगर थोड़ा मसाला नहीं होगा तो ऑडियंस को मजा नहीं आएगा। इंडियन ऑडियंस को अगर प्योर दिखा दे तो वो उनको वही कि हिस्ट्री हमें पढ़ा दी, और हिस्ट्री में तो बिल्कुल पता ही है उनको कैसे उनके पर खच्चर होकर उड़ जाते हैं। मैं यही वर्ड यूज करता हूँ कि लोग जनरली हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं कहाँ गुल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको हिस्ट्री को ऐसा एंजॉयमेंट की तरह पढ़ना है। मेरा तो जब इंटरेस्ट है साहब हिस्ट्री में, मतलब गजब ही मजा आता है उसको पढ़ने में। सारी साइकोलॉजी, फिलोसफी, नए नए लोगों के बारे में चीजें जानने के लिए मिलती हैं उसमें, और लोगों की साइकोलॉजी से जब रिलेटेड चीजें जानने के लिए आपको मिलेंगी तो आपको एहसास होगा कि राजा किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से उनकी मतलब थिंक थी, वो किस तरीके से आगे बढ़ते थे, उनका डिसीजन किस तरीके के होते थे, किस डिसीजन से नुकसान होता था, किस डिसीजन से जो है फायदा होता था, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे। बुरहानपुर में, बुरहानपुर जिला है बुरहानपुर, ठीक है, खंडवा से लगू कर इसको जिला बनाया गया था बुरहानपुर को। और बुरहानपुर से दक्षिण की चाबी खुलती है। कैसे? पढ़ते हैं थोड़ा सा। बुरहानपुर जो है नॉर्थ बैंक ऑफ ताप्ती रिवर पर है, नॉर्थ बैंक ऑफ ताप्ती रिवर। दो नदियां हैं उस तरफ, निमाड़, नर्मदा और ताप्ती। यही दो नदियां तो हैं जो पूर्व से कहां बहती है, पश्चिम। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं बेसिकली इन दोनों नदियों से रिलेटेड चीजें यहां पर आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी ज्योग्राफी में। और यहां पर जो किला है असीरगढ़ का किला, वो किन किन चीजों को जोड़ता है, ज्योग्राफी उसकी कैसी है, ध्यान रहे उसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी आपको पहले। जब तक आप उसकी ज्योग्राफी नहीं समझेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्यों उसको दक्कन का प्रवेश द्वार या दक्कन की चाबी कहा जाता था? देखिए आप, बीच में विंध्यांचल रेंज है, बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला, उसे जस्ट पैरेलल आपको सतपुड़ा मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब नॉर्थ के राजाओं को दक्षिण में जाने में बड़ी समस्या आती थी भाई, इस पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से वो कैसे पार करके जाएं। लेकिन इस किले से रास्ता निकलता है दक्षिण का। लेकिन इस किले को जिसने जीता, किला बहुत अभेद किला है, सतपुड़ा की पर्वत मालाओं पर जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ किला है। अब इस किले को जिसने जीत लिया वो दक्षिण में प्रवेश करेगा। और दक्कन पता है वो कितना संपन्न, और दक्कन जो है जोड़ने वाली जगह है। आप देखिए दक्कन दोनों जगह, नॉर्थ और साउथ दोनों को जोड़ने वाली जगह है दक्कन। ठीक है,
क्योंकि साउथ से मैंने इन द सेंस मतलब जो गुजरात तक का एरिया, गुजरात राजस्थान तक का जो एरिया है, और स्पेशली राजस्थान तक का जो एरिया है, उसके बीच में कहने दक्कन बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक रोल प्ले करता था पहले। जब आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो दक्कन में जाना, दक्कन काफी संपन्न एरिया, वहां से फिर गुजरात और फिर पूरा राजस्थान। और गुजरात जो है वहां आप देखेंगे कि भाई अगर आपको अरेबियन कंट्री से ट्रेड करना है, आपको अरब सागर से पूरा ट्रेड करना, अगर पूरा मतलब आपको पूरा व्यापार करना है, तो गुजरात बेसिकली अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में रहा है। ठीक है, तो आपको बात कनेक्टिविटी आ रही होगी, ज्योग्राफी कनेक्ट करिए ज्योग्राफी को आप इससे, तो आप चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन मैं बेसिकली उधर पूरा नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो आप लेक्चर से पूरा भटकेंगे। आपने ज्योग्राफी पढ़ा दिया आज, वो चीज नहीं हम करेंगे थोड़ा सा, लेकिन ज्योग्राफी का नॉलेज आपको जरूरी है। तो बुरहानपुर, ताप्ती रिवर, असीरगढ़ का किला, काफी फेमस किला बुरहानपुर का। और असीरगढ़ के किले के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कहा, मतलब जो एक कह सकता हूं लाइन है, पंक्ति है, वो बता दूं पहले। फरिश्ता ने बोली थी इस लाइन को। अकबर ने असीरगढ़ को किले को जीतने के लिए सोने की चाबी का उपयोग किया। सोने की चाबी, समझ रहे हैं आप, मतलब कि बहुत ताकत लगाई उसने, जबरदस्त ताकत लगी अकबर को उस किले को जीतने में। और उस किले को जीतने के बाद जो दक्कन का प्रवेश द्वार अकबर के लिए खुल गया। ये सारी चीजें, तो फरिश्ता का एक कथन है, बहुत फेमस कथन है असीरगढ़ के किले के बारे में, कि असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए अकबर ने जो है सोने की चाबी का उपयोग किया है। तो असीरगढ़ का किला, दक्षिण का प्रवेश द्वार और दक्षिण की चाबी। ध्यान रहे, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण के प्रवेश द्वार को क्या कहेंगे? बाब ए दक्कन, बाब ए दक्कन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान है, दक्षिण का प्रवेश द्वार बाब ए दक्कन, और दक्षिण की चाबी भी इसी को कहा जाता है, मतलब कलोद ए दक्कन। बाब ए दक्कन दक्षिण का प्रवेश द्वार, कलोद ए दक्कन दक्षिण की चाबी इसको कहा जाता था। भाई क्यों, मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज द जो फोर्ट्रेस कमांड्स आर पास थ्रू द सतपुड़ा connecting the valleys of the Narmada and Tapti rivers, one of the most important routes as the key of Deccan। फिर से सुनिए लाइन को, मेरी नोट करिए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी में भी बता दूंगा। बिकॉज द फोर्ट्रेस कमांड्स अ पास, मतलब पास पर कमांड है, पास मतलब दर्रा, चीजों को जोड़ने वाला, ठीक है, जिसको होकर मार्ग बनते हैं, जिसको होकर हम एक जगह से दूसरे के पहुंच जाते हैं। तो अ पास थ्रू द सतपुड़ा कनेक्टिंग द वैलीज ऑफ द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ये कनेक्ट होते हैं वहां से, और वहां कनेक्ट होकर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट रहा है जिसके माध्यम से होकर जो है दक्षिण में प्रवेश किया जा सकता था। इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की चाबी कहा जाता था। ठीक है, आप देखिए जो है जो असीरगढ़ का किला है, वहां पर क्या है, अब्दुल रहीम खानखाना जो है वो है, उनका जो है मकबरा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। खूनी भंडारा यहां पर है, और जो है अकबरी सराय भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इच्छा देवी मंदिर यहां पर है, और लाट मस्जिद यहां पर है। शाहनवाज खां का मकबरा भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो जनरल कुछ बात है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है मुमताज की कब्र। ऐसा माना गया है कि मुमताज की कब्र यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और शाही हवीम और महल गुलमारा भी जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब बेहद इंपॉर्टेंट बात इसके बाद जो आएगी, जो ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऐसे भी आपको ध्यान रखनी है, इसका जो निर्माण करवाया था वो अहीर राजाओं में, जो अहीर राजा जो रहा है, यादव जो हिंदू राजा रहे हैं, तो यादव जो कम्युनिटी रही उसमें जो अहीर रहे हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और आगे बढ़ी जब चीजें, तो मैं बता दूं कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया। पहले अहीर राजा यादव वंश से रिलेटेड उनने इसका निर्माण करवाया, और उनका यहां पर वंश चलता रहा। उसके बाद फारूकी के हाथों में चला गया, उसके बाद ये मुगलों के हाथों में आया, मुगलों ने इसको अपने अधीन किया। फिर ये मराठाओं के हाथों में आया, फिर ये होलकर्स के हाथों में आया, उसके बाद ये शिंदे के हाथों में आया, उसके बाद ये ब्रिटिश के हाथ में आया। ध्यान रहे, क्रम सुनिएगा, है ना, हायरार्की आप मेंटेन करिएगा। सबसे पहले अहीर राजाओं ने इसका निर्माण करवाया, और अहीर के हाथों से फिर ये कहां गया, फारूकी वंश के पास, उसके बाद फिर मुगल वंश के पास, उसके बाद फिर मराठा वंश के पास, वहां से होलकर, वहां से शिंदे वंश, और वहां से ब्रिटिश साम्राज्य में ये मिला लिया गया। ठीक है, इसमें जिस मटेरियल का यूज हुआ है वो स्टोन और लाइम स्टोन जो है, और लेड, उसका उपयोग यहां पर विशेष तौर पर इसके निर्माण में किया गया है। तो इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा कि बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है वो अपने आप में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, और उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वो बेहद अपने आप में इंपॉर्टेंट जगह है, तो वो आपको बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखना है कि क्यों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो तीन चीजें हुई, ओमकारेश्वर हुआ, ग्वालियर हुआ, और एक और क्या हुआ हमारा, एक और हमारा हुआ है बुरहानपुर। थोड़ा सा मैं डेप्थ आपको लेकर जा रहा हूं चीजें, ताकि काफी ज्यादा अच्छे से चीजें यहां पर आपको मिल जाएं, और चीजें काफी ज्यादा अच्छे से यहां पर हो जाएं, और आपको चीजें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान भी रहे। जरूरी भी है भाई, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेहद जरूरी है कि आप सिलेबस को डेप्थ पढ़ें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि सिलेबस को जितना डेप्थ पढ़ेंगे,
जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। बेसिकली टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई नो वेरी वेल कि इट विल टेक टाइम, लेकिन टाइम लेगा, लेकिन एक बार अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया तो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम निकालने के चांस जो है आपके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब आप डेप्थ पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है और एक अंदर से मोटिवेशन भी क्रिएट होता है कि हम नई नई चीज़ें जब सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा अगर हम सीख रहे हैं तो अपने आप में एक मोटिवेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप डेली मोटिवेटेड तो होंगे ही अपने आप से और सारी चीज़ों से। तो बी क्रिएटिव, क्रिएटिव रहिए। आगे देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं ओरछा की। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर लगेगा आपको, लेकिन मैं करा देता हूं। ओरछा पर हम आते हैं। ओरछा ऐतिहासिक शहर ओरछा, जो बेतवा नदी के किनारे। कहां पर है ओरछा? बेतवा नदी, टीकमगढ़ सुना होगा आपने। बेतवा नदी के किनारे ओरछा जो है 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। बुंदेला शासक कौन? रुद्र प्रताप जो है, उसने इनकी बेहद अच्छे तरीके से इसकी स्थापना की। इस नगर की स्थापना के उपरांत महल व किलों का निर्माण यहां पर करवाया गया और 1539 में 1539 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप द्वारा राजधानी को जो है गढ़कुंडार से ओरछा जो है ट्रांसफर किया गया। और यहाँ के जो शासक मधुकर शाह हैं, मुगलों से उन्होंने कई युद्ध लड़े, मुगल काल में उनसे कई युद्ध रहे। और वीर सिंह जो देव बुंदेला है, उन्होंने अकबर का विरोध किया और राजकुमार सलीम के साथ गठबंधन कर उनका जो है विश्वास पात्र बना बाद में। तो कहेंगे वीर सिंह बुंदेला भी यहीं से रिलेटेड रहे हैं। मैं जनरल आपको मेन बातें ध्यान रखने की, वीर सिंह बुंदेला यहां से रिलेटेड रहे। प्रारंभ में वीर सिंह बुंदेला ओरछा की बड़ौनी जागीर के जागीरदार थे। ध्यान रहे, वीर सिंह बुंदेला की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। वीर सिंह बुंदेला ओरछा की बड़ौनी जागीर के जागीरदार प्रारंभ में थे, लेकिन जहांगीर ने इनकी वफादारी को जो है बहुत सम्मान दिया और जहांगीर से इनकी वफादारी बनी। प्रारंभ में मुगलों का थोड़ा सा विरोध था, लेकिन बाद में उनके विश्वास पात्र बने और जहांगीर ने इनकी वफादारी को इनको इनाम दिया और उसकी इनकी वफादारी से प्रसन्न होकर ओरछा की गद्दी पर इनको बैठा दिया। किसको? वीर सिंह बुंदेला को। ध्यान रहे, वीर सिंह बुंदेला द्वारा, अब वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल की हत्या की थी। ध्यान रहे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और औरंगजेब के समकालीन भी ओरछा नरेश जो है वो रहे हैं। छत्रसाल नरेश जो है वो भी औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो उसे पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन अब मैं ओरछा के बारे में बात करूं और इन सब चीजों पर बात ना करूं, थोड़ा सा बेईमानी होगी, इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें यहां पर बात कर रहा हूं। अब आपको एक और नाम सुना होगा, रीतिकाल के फेमस कवि केशव दास, वो भी कहीं ना कहीं ओरछा से रिलेटेड रहे हैं। और ओरछा नरेश जो वीर सिंह है उनके दरबार में वो रहे थे। अब लेकिन हम पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से तो ओरछा का महत्व काफी बड़ा है ही। अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों में, तो ओरछा के किले की अगर मैं बात करूं तो ओरछा के किले को हम आते हैं। बेहद अद्भुत और जबरदस्त किला ओरछा का, काफी अच्छा किला ओरछा का। बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा का जो एक किला है, तो ओरछा का किला जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा नामक स्थान पर है। यह किला बेतवा नगर नदी के पास स्थित एक टापू जो है वहां पर बेसिकली ये किला है। इस किले की जो आधारशिला रखी थी, जो फाउंडेशन रखा था, वो 1501 ईस्वी में कुंठार नरेश रुद्र प्रताप द्वारा रखी गई थी। ठीक है, रुद्र प्रताप की मृत्यु के उपरांत इस किले का निर्माण उनके पुत्र जो है भारती चंद्र ने करवाया था। किसने करवाया था? भारती चंद्र ने इस किले का निर्माण करवाया। यह किला जो है बेसिकली बादाम की आकृति का है। जब आप इस किले को देखेंगे तो आपको बादाम की आकृति यहां पर देखने के लिए मिलेगी। विशेष तौर पर बादाम की आकृति वाला किला यह है। यह किला 2 भागों में विभाजित है। इस किले का जो उत्तरी भाग है वो राजमहल स्थित है, जिसे राजमंदिर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजमंदिर। ठीक है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है उसे फूलबाग या रानी महल के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में स्थित जहांगीरी महल को मुगल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पर जहांगीरी महल है, उस जहांगीरी महल को विशेष तौर पर यहां माना जाता है वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। किस किस का? वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की मित्रता का जो प्रतीक है, जहांगीर महल को यहां पर माना गया है। ठीक है, और जहांगीर महल जो है बहुत अपने आप में वास्तुकला, बुंदेला वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना, मतलब अद्भुत एक कह सकते हैं स्थापत्य कला का केंद्र नमूना रहा है। ठीक है, इसमें एक बेहद जबरदस्त सुरंग बनाई गई थी, जिस सुरंग का संबंध जो बेतवा नदी से भी यहाँ पर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी जगह है ओरछा के किले के साथ साथ यहाँ पर आपको राम राजा मंदिर देखने के लिए मिलेगा ओरछा में ही। यहाँ पर आपको बेसिकली ओरछा में ही सुंदर महल देखने के लिए मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर आपको यहाँ पर ओरछा में देखने के लिए मिलेगा। राय प्रवीण महल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा। फूलबाग मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो है जहांगीर महल मैं आपको बता ही चुका हूं। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं ओरछा में भी देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है साथियों? तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा इतना समझ में आया होगा। 4 जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। कैसा आपको ये लेक्चर लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और
लेक्चर को लास्ट तक देखिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा इस लेक्चर में आने वाला है। ठीक है, हालांकि मैं लास्ट में ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो आपने लास्ट तक मेरे ख्याल से देखा ही होगा अब इस लेक्चर को, और अगला लेक्चर जल्दी भी आपके सामने लाऊंगा। लोगों की काफ़ी डिमांड है, आप लोगों की मध्य प्रदेश की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए। लेक्चर्स काफ़ी गैप से सर आपके आ रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को शिकायतें भी मुझसे हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के लेक्चर्स अब थोड़ा सा कंटिन्यू रख लूंगा आप लोगों के साथ, और उसके साथ जो लेक्चर्स मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, पर मैं एमपी को थोड़ा सा रेगुलर आपको लेकर चलूंगा, और एमपी के मैं कोशिश करूंगा कि बेसिकली एक दिन के गैप से तो मैं लेक्चर डालता ही रहूँ, है ना। तो बिल्कुल एक दिन के गैप से मैं लेक्चर आपको एमपी के देता रहूंगा, और आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और एक आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।